हेलो गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग पॉलिटी सेक्शन को स्टार्ट करेंगे और ये आपके ग्रेडअप के पेड नोट्स से है। सारा नोट्स आपका, आप चाहे तो इसको आप नोट करके रख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। उसमें है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रॉडली दो हाफ में, दो फेज़ में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है आपका कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1773 से 1857 तक चला था। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ, फिर क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन चालू हो गया था। उसका जो आपका डेट है उस आपका है 1858 से 1947। अब क्या हुआ कि फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट विच इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश डे इंडियन पॉलिटी। मतलब कि कुछ अधिनियम बने, कुछ रेगुलेशंस बने, कुछ आपका विकास हुआ और वही सब चीज़ों को देखते हुए आज हमारा जो पॉलिटी है पूरी तरह से बना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रॉयल ऑर्डर ऑफ 1600 एडी। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ जो थे उन्होंने ग्रांट किया था राइट टू ट्रेड, मतलब बिजनेस करने के लिए ग्रांट किया था 15 सालों के लिए। कब किया था? 31 दिसंबर 1600 को। ऑल द पावर्स ऑफ द कंपनी वेयर वेस्टेड इन 24 मेंबर्स काउंसिल। तो क्या हुआ कि एक कंपनी का गठन किया गया। उस कंपनी में 24 मेंबर का एक काउंसिल बना हुआ था और उसी को क्वीन एलिजाबेथ ने 15 सालों के लिए ट्रेड करने के लिए अनुमति प्रदान की। और इस कंपनी का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 एडी। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1726। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसीज वेर एम्पावर्ड टू मेक लॉज। अब क्या हुआ कि जो आपके कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और जो आपके प्रेसिडेंसीज हैं उसको एम्पावर किया गया। क्या किया गया? आप लॉ बना सकते हैं। एम्पावर टू मेक लॉज। अर्लियर क्या हुआ कि अर्लियर दिस पावर वाज वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेस्ड इन द इंग्लैंड। उससे पहले क्या था कि ये जो पावर था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया था, जो कि आपका इंग्लैंड में था। ठीक है, अब उसके आगे देख लेते हैं। उसके बाद है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। ठीक है, तो पहला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी पास्ड बाय लॉर्ड नॉर्थ। ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था ये किसके द्वारा पास किया गया था? तो ये पास किया गया था आपका लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द पोस्ट ऑफ गवर्नर वाज नाउ मेड गवर्नर जनरल। अब क्या था, गवर्नर जो था आपका पोस्ट उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। एंड बंगाल वाज द फर्स्ट प्रोविंस टू हैव वॉरेन हेस्टिंग्स एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब बंगाल जो था उसके पास पहला गवर्नर जनरल मिला था। कौन था? तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके पास क्या था? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था। वन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था और उसमें कितना थे? 4 मेंबर उनको मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए थे। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब कि ये केंद्रीय प्रशासन का एक विस्तार यहाँ पे हुआ भारत में। उसके बाद है गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसीज वे सब ऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब क्या था कि जो आपका बंगाल का, जो बॉम्बे का और जो मद्रास का जो गवर्नर थे, वो जो प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे वो क्या थे? वो आपके बंगाल के गवर्नर के अधीन थे। ठीक है, क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। और उसके एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 आपके जजेस थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, उसके बाद अगला है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। मतलब इसको गवर्न कौन करता था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था। और सीओडी मतलब वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, रिपोर्टेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन सेवरल मैटर्स। कभी कभी क्या सीओडी जो था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे कुछ कुछ मैटर्स में। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर दिस एक्ट अ गवर्नमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द कैलकाटा प्रेसिडेंसी। अब क्या हुआ? इस एक्ट के माध्यम से ही आपका एक सरकार का गठन हुआ। ठीक है, एक सरकार का गठन हुआ कहाँ पे?
कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, इन विच द गवर्नर जनरल एंड द 4 members ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूज देयर पावर जॉइंटली। इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल और 4 मेंबर जो थे वो क्या करते थे, अपने पावर को एक साथ मिलकर यूज़ करते थे। उसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज अमेंडेड इन 1781। अब क्या हुआ, उसमें आपका सुधार हुआ 1781 में, उसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किसको बोलते हैं, तो 1781 के जो एक्ट को हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। उसके बाद इन द 1781 अमेंडमेंट exempted the actions of the public servants in the company in their official capacity from the jurisdiction of the Supreme Court. Supreme Court's geographic jurisdiction became limited to the only Calcutta. अब क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका ये था, मतलब कि जो आपका न्यायिक क्षेत्र था वो सिर्फ कलकत्ता तक ही था। ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू कलेक्टर्स, जिसको जमींदार कहा जाता था, एंड द जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी कोर्ट्स वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन करते थे और जो न्यायिक ऑफिसर्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक क्षेत्र है उससे बाहर रखा गया था। ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय दिस एक्ट गवर्नर ऑफ कैलकाटा वॉज ऑथोराइज टू फ्रेम लॉज फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब जो आपका कलकत्ता का जो गवर्नर था, जो राज्यपाल था, उसको ऑथराइज किया गया था किसके किसके लिए लॉ बनाने के लिए, तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के लिए। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो आपका डिफ्रेंशिएट किया था कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस का। कंपनी का जो कमर्शियल और जो आपका राजनीतिक मतलब कि ये फंक्शंस है, उस दोनों को ये अलग अलग किया था। अब देखिए क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बॉडी इसमें निर्माण हुआ जो कि आपके पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, जो आपका कमर्शियल अफेयर को देखता था। ये दोनों बॉडी का जो गठन हुआ कब हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में। उसके बाद क्या हुआ, द कंपनीज पोजेशंस वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अगर पूछ देता है कि किस एक्ट के माध्यम से मालूम चलता है कि जो कंपनी का पोजीशंस था उसको माना गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, तो कहना है आपको पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। अब देख रहे हैं कि नाम में पिट लगा हुआ है, तो उस समय का जो आपका प्राइम मिनिस्टर था वो था आपका विलियम पिट, तो उसी ने ये आपका एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। चौथा पॉइंट कहता है, अपार्ट फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द फाइनेंस मिनिस्टर 4 अदर मेंबर्स वेर अपॉइंटेड इन दिस बोर्ड हु वेर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब क्या हुआ कि सेक्रेटरी को छोड़ के और फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़कर 4 और मेंबर्स को इसमें अपॉइंट किया गया था बोर्ड में, और किसके माध्यम से होता था, कौन करता था, तो ये आपका ब्रिटिश क्राउन करता था। ठीक है। अब उसके बाद है एक्ट ऑफ 1786 क्या है, पिट पास्ट द एक्ट ऑफ 1786। अब पिट जो था उसी ने आपके एक्ट को 1786 के एक्ट को पास किया था, हुज मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रिपेयर कॉर्नवालिस फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट का सिर्फ एक ही माध्यम था, एक ही चीज़ था कि आपको कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के पोस्ट के लिए तैयार करना। ठीक है। अंडर दिस एक्ट द पावर ऑफ द चीफ कमांडर वेयर ऑल्सो वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल। मतलब कि इस एक्ट में यह भी कहा गया कि जो आपका शक्ति था कमांडर का, चीफ कमांडर का, वो भी आपको गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या था कि गवर्नर जनरल जो थे कुड कैंसिल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल एट अ पर्टिकुलर स्टेज, ऑल्सो इम्प्लीमेंट डिसीजन। मतलब कि जो काउंसिल का जो डिसीजन था उसको कैंसिल करने का अधिकार किसको था, तो आपका गवर्नर जनरल था। और इसका पावर इसको कैसे मिलता है, तो आपका एक्ट ऑफ 1786 के माध्यम से मिलता है। उसके बाद है 1773 का चार्टर एक्ट। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। मतलब इन्होंने क्या किया, आधुनिकीकरण किया आपका सिविल सर्विसेज को इंडिया में। ठीक है। द कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स वेयर एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स। मतलब कि जो आपका ट्रेडिंग राइट्स था आपका, वो आपका कंपनी का 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया।
Though these arrangements were made to pay the salaries of the members and the employees of the board, control board, out of the Indian revenues which continued till 1919। अब इसमें क्या था कि जितना भी आपका मेंबर थे या एम्प्लॉय थे आपके बोर्ड कंट्रोल के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, तो सभी का जो सैलरी था आपका भारतीय रेवेन्यू से दिया जाता था। उसके बाद क्या है, द कमांडर इन चीफ्स राइट टू ऑटोमेटिकली बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल सीज्ड। मतलब कि जो कमांडर था आपका चीफ, वो आपका अपने आप से गवर्नर जनरल का काउंसिल का वो मेंबर बन जाता था। ठीक है। अब अगला एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था कि एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अलाउड द कंपनीज अदर कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया। मतलब क्या था, अभी तक आपका भारत में जो आपका बाजार हो रहा था या आपका व्यापार हो रहा था वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो रहा था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ये दिया गया कि और भी कंपनी को भारत में ट्रेडिंग करने के लिए अलाउ कर दिया गया। उसके बाद था हाउएवर द कंपनीज मोनोपोली टू द ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी विद इंडिया वाज केप्ट इंटैक्ट। मतलब कि चाइना के साथ ट्रेड और चाय की खेती, चाय की ट्रेड जो है, ये दोनों आपका कंपनी के पास ही छोड़ दिया गया था, भारत से ट्रेड जो होता था उसका। ठीक है। उसके बाद क्या है, इट डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, अनदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट वॉज टू गिव द मिशनरीज परमिशन टू कम टू द इंडिया टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस proselytization. The missionaries have been successful in obtaining in the provisions of the act the appointment of the bishop for the British India with its headquarter at Calcutta। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आपका था कि आपका मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया गया था इसमें, और इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो बिशॉप था वो आपका हेडक्वार्टर बना लिया कैलकाटा में। उसके बाद क्या है, प्रोविजंस वाज मेड टू सेट असाइड 1 लाख टू एजुकेट द इंडियन बाय द कंपनी। 1 लाख रुपया आपको रखा गया था पढ़ाई के क्षेत्र में भारतीय लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन परंतु ये जो आपका था पैसा कभी भी यूज़ नहीं हुआ। चलिए आज हम लोग 1813 तक ही देखे हैं। अगली चैप्टर जो होगा वो हम लोग 1833 से स्टार्ट करेंगे। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए और भी लेक्चर्स लाता रहूं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।